अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, महकमा दाखिला पंजाब ने कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इत्तलात की रोशनी में कुछ अहम फैसले किए हैं। फैसला यह है कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई समेत कैदियों पर मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। जेल में सर्च ऑपरेशन करने का भी हुक्म दे दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इस सिलसिले में जो पार्किंग है उस पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पाबंदी लगाने की वजह क्या है? अचानक से ये इस तरह की पाबंदी, बड़े सवालात उठ रहे हैं। मैं ओपनिंग सुन रहा था, आपकी ओपनिंग सही भी है और गलत भी है। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब से मिलने की पाबंदी लगी है तो ये भी खबर दुरुस्त है। अगर कोई ये कहे कि अडियाला जेल के कैदियों से मिलने की पाबंदी लगाई है तो ये भी खबर दुरुस्त है। हाँ। थोड़ा सा टेक्निकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं राना वैसे पसंद नहीं करता, मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान चलता है आइन और कानून के मुताबिक। और जो पंजाब की हुकूमत है उसके पास कानून है कि जनाब अगर खुदा ना खासा टेररिज्म का इशू हो जाए तो आप पाबंदी लगा सकते हैं। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कानून के मुताबिक। अब ये जितना मर्जी रोना धोना लगे, पाबंदी लग गई है। अब असल कहानी क्या है? असल कहानी है, कल हमने प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा आपको छेड़ा था कि मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का आते ही आपको सलूट हो। सलूट क्या है इसमें, कहानी क्या है? पाबंदी कितने दिन की है जरा बताइएगा। लेकिन जो सुन लेना यही तो खबर है असल कहानी। अब मैं असल जो पाबंदी है ना वो वैसे 2 हफ्ते की पहले 2 हफ्ते की है। तो वो जिस दिन खत्म होनी है वो होती है 2 अप्रैल को सैटरडे के इलेक्शन हो जाने हैं। तो जब एक पार्टी का हेड, और वो भी इमरान खान हो जो डोमिनेटिंग हो, जो टैके वाला, और पार्टी आपकी बिखरी हो, सारे लोग गुजरे, अब जा रहे हैं वो इलेक्शन किस पे? सेनेट पे। तो 2 को वो खत्म हो जाने हैं। तो उन्होंने दो को टारगेट किया, 2 को टारगेट कर लिया। और उसी के बाद पाकिस्तान में इंशाल्लाह टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक होगी। मगर जो काम होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। ठीक, लेकिन ताहिर साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। मैं तो कल बता रहा था कि एक कोई इनकलाब जरूर आएगा। हाँ। क्योंकि उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी गिनी गई थी ना पंजाब में, ये पीटीए का इल्जाम था उन पर कि ये फोकस हमें करते हैं, हमें फोकस करते हैं। अब पता नहीं अल्लाह मियां को पता है कि उन्होंने किया कि नहीं किया, मगर उनके आते ही पहले दिन जो बम चला है ना वो इमरान खान पे चलें, वो अब उनकी किस्मत ना कि सेनेट के इलेक्शंस भी आगे आ गए हैं। अच्छा राना, ये आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा राना साहब, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर इनको यानी खान साहब को कहीं और शिफ्ट करने का भी प्लान है? क्योंकि इसकी भी बातें हो रही हैं। नहीं, अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उस जेल में कैद बाकी कैदियों का क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? या नहीं, खाली तो सिक्योरिटी थ्रेट तो जब उनको होंगे तो फिर दूसरों को भी तो हो सकते हैं। फिर सबको भी निकाल दें ना, सबको घरों में शिफ्ट कर दें। अगर सिक्योरिटी थ्रेट ही एक वो है मेयार, तो बाकी कैदियों को भी उनके घरों में शिफ्ट कर दें। तो ये तो कोई लॉजिक ना हुई कि जी सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो इमरान खान को शायद वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान होगा भी नहीं। ये बात आप जहन में रखें कि इमरान खान ना नवाज शरीफ साहब हैं, ना जरदारी साहब हैं, ना शहबाज शरीफ हैं। वो इमरान खान है। वो इस तरह भीख में मिली हुई और सिफारिशात में मिली हुई अयाशियों पे यकीन नहीं रखता। और फिर उसे अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, अवाम ने उसे इतनी इज्जत दे दी, उसे क्या ज़रूरत है कंप्रोमाइज़ करके इस तरह बनी गाला में शिफ्ट होने की? वो वहाँ पे भी उसने डंबल रखे हुए, डंबल फेरता है, वेट एक्सरसाइज करता है, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये जो अभी मलिक साहब ने भी बात की कि वो, और आपने फिर बताया कि तारड़ साहब ने कहा कि उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पे लेके आए, तो फिर बेहतर था कि उन्हें डायरेक्ट वज़ीर आज़म लगा देते। कारकर्दगी तो उनकी पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ से भी अच्छी थी, तो मैं हाल डायरेक्ट उन्हें वज़ीर आज़म लगा देते, सारे तकल्लुफ़ात से बच जाते। और दूसरी बात यह कि ये जो वोट को इज्जत दो का नारा था, अब ये कितनी दफ़ा उसे जलील करेंगे इस नारे को? 5 अहम वजारतों के जो लोग हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं। तो क्या इनकी पूरी टीम में कोई ऐसा काबिल नहीं है इलेक्टेड आदमी जिसको आप वजारतें दे दें या जिम्मेदारियां दे दें? एक बंदे को आप ख़जाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो उसे धक्के से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बन जाओ, और वो कह रहा है कि नहीं मैं हॉलैंड दे ही चंगा, मैं हॉलैंड में ही का शहरी ठीक हूँ। मतलब आप लोगों ने इस निज़ाम को और पाकिस्तान की इज्जत को एक अजीबो गरीब मजाक बना के रख दिया बस। लेकिन राना साहब, ये मुलाकात पे पाबंदी की असल वजह आपके नज़दीक क्या है? वो जो अभी मलक बात कह रहा था ना, इस एक मलक ने एक एंगल का है, लेकिन मैं दूसरा एंगल आपको बताऊं। जो मेरी इतलात है ना वो ये है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो भी किसी हद तक कंप्रोमाइज हो चुकी है। ये मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूं। अच्छा, कि वो क़यादत कंप्रोमाइज हो चुकी है
और इमरान खान साहब जो अंदर से बात कह रहे होते हैं वो एज इट इज उस पर अमल नहीं हो रहा होता। अच्छा। IMF को लिखे गए खत से लेके और एहतिजाजी काल तक और एहतिजाजी कालों में शिद्दत पैदा करने तक में जो यहाँ की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मुकमुका कर चुकी है और ये गैप बहुत बड़ा बन गया है। अब इमरान खान अगर अंदर भी हो फर्ज करें तो सेनेट के इलेक्शन में वो क्या कर सकता है जब बाहर एग्जीक्यूट करने वाले जो हैं वो ऐसी सच उसी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाले दिनों में शिद्दत है ना तसादुम की, इसको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खान साहब का माइंडसेट क्लियर है कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें मुसलसल एहतिजाज करना है। जबकि जो पाकिस्तान में कुव्वत है जो ये समझ रही है कि किसी तरह हम ये मामलात को थोड़ा कूल डाउन कर दें, वो ये चाहते हैं कि ये एहतिजाज वाले मामलात थोड़े से ठंडे पड़ जाएं और वो इसी तरह पड़ सकते हैं कि इमरान खान का राब्ता उनकी लीडरशिप से ख़त्म हो जाए, उनकी लीडरशिप को तो छोड़ ही दें, उनकी बहनों से ख़त्म हो जाए जो बाहर आके इमरान खान की असल बात कहती हैं। लीडर तो कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उसे रोकने की कोशिश है और वो कामयाब भी हो जाएंगे इसमें। अच्छा मलिक साहब, डिवीजन तो पीटीआई में पहले से मौजूद भी है, जो डिसीजंस में हमें नज़र भी आती है, और जिस तरफ राना साहब ने अभी इशारा किया कि जो खान साहब अंदर से ऑर्डर्स दे रहे हैं उस तरह से करके उनके ऑर्डर्स पर उनके हुक्म की तामील नहीं हो रही उस तरह से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो पीटीआई के जो अभी मौजूदा क़यादत है वो कोई डील करने के चक्कर में है या कोई सेटलमेंट की तरफ आने के चक्कर में है, जो वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस करने की मूड में नहीं है? नहीं, वो डंडे सोटे से डरते हैं, क्योंकि जब खां कहता है कि पैजो तो डरना नहीं, सड़कों पे जाओ। तो फिर तो आपको पता है जो पंजाब पुलिस की तो ट्रेनिंग ही बहुत अच्छी है, आपको पता है, और जो हुआ भी है। असल कहानी ये नहीं है। अच्छा। असल कहानी ये कि उनकी बहन ने, अगर आप गौर करें, 2-3 उन्होंने हल्के हल्के मिसाइल मारे हैं। एक तो उन्होंने मिसाइल मारा, उनका दांत खराब है और वो चाह रहे कि अपने हॉस्पिटल में जाएं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब उनकी जख्मी थे वो अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वो इंसाफ पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जो आम आदमी को मिलेगा मेरे साथ भी होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो जेल में होता है वो जेल के डॉक्टर को दिखाता है, वो कहते हैं नहीं मैंने शौकत खान वाले को दिखा रहा है। दूसरा, उनकी आंख का भी कोई इशू चला है, उनकी बहन ने, हमशीरा ने ये भी बताया। अच्छा। तो मुझे ये लग रहा है पॉलिटिकली मूव है। मैं वैसे इसको मजाक से बात किया, मगर मेरा उन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ PhD है, हमारे बाकी पॉलिटिशियन फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, यूँ जेल के साथ ही बीमार होकर हॉस्पिटल से आ जाते हैं। फ़ायदा क्या होता है? अब उनको पता है कि सेनेट के अपने आ रहे हैं इलेक्शन, मैंने आपको अभी बताया, और आगे और भी तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे KPK में। उनका एक ख्याल है, पार्टी के इनकी बहनों का भी कुछ ख्याल था कि किसी तरह इनको हॉस्पिटल लाया जाए। हॉस्पिटल लाने से ये होगा कि एक पार्टी के अंदर एक एनर्जी आएगी, एक लीडरशिप आएगी। देखिए, लीडरशिप हमारा जो कल्चर है ना सियासी, वो कोई सियासी कल्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये दुकान होती है, ये जनरल स्टोर होता है। ये इमरान जनरल स्टोर है, नवाज जनरल स्टोर है, अब नवाज जनरल स्टोर पे शहबाज का स्टोर बन गया, जरदारी जनरल स्टोर है। तो अगर इमरान नज़र नहीं ना आएगा तो वैसे ही आपकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक प्लान ये बनाया था कि किसी तरह एक तो मुलाकातें कराएंगे और इनको हॉस्पिटल जाके ना पार्टी के अंदर एनर्जी लाई जाए। तो जिनका मुल्क है वो बड़े समझदार लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब बहुत इस चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं कि आपने पॉलिटिकली किस तरह करना है, इसीलिए आपने पाबंदी लगा दी। आज की अब आप सुन लें लेटेस्ट, अलीमा खान ने आज इफ्तारी के बाद जो अनाउंसमेंट किया वो बड़ी डेंजरस है। उन्होंने पार्टी के MNA MP से कहा कि आप पटियाला जेल इकट्ठे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं PTI की टॉप ने, जो उनकी फैमिली, उन्होंने स्मेल करना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल इनरेलेवेंट करने लगे हैं, हाँ को बिल्कुल फिजिकली भी ख़त्म करने लगे हैं, यानी कि राब्ता ही ख़त्म। अब 2 किलोमीटर तक कोई DSNG नहीं लग सकती, हम टेक्निकल लोग हैं, कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो थोड़ा सा एहसास थी ना कि कोई जाके मिल के आके बाहर, उन्होंने एक जगह बनाई थी, वहाँ जर्नलिस्ट बातें करते थे, पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मैस मीडिया पे आ जाता है। तो आज उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब, उन्होंने एज ए सिस्टर कह लें या पार्टी की कह लें, उन्होंने कि MNA जितने भी हैं मजलिस को छोड़ दें। अब मैं सीधी बात करें, PTA का हर MNA MPA को ये असाइनमेंट मिल गई कि आप इकट्ठे हो डाला में। दूसरी तरफ मरवत ने भी एक अनाउंसमेंट कर दी। एक तो अनाउंसमेंट ये किया कि ये हमारे खिलाफ बगावत है और हमारे खिलाफ ये साजिश है, खां की ज़िंदगी को ख़तरा है। और एक तो उसने कहा कि एहतजाज किया जाए, नेशन वाइड एहतजाज किया जाए, और वो भी उसने भी अलीमा खां वाली बात किया। दूसरा वो अदालत में भी जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा सा इशू नहीं बनता, ये बहुत बड़ा इशू बनता है। तो राना साहब, ये तो फिर एक और, अगर तो ये सूरत हाल ये ऐसे ही होती है कि अभी कुछ देर में अलीमा खान साहब की साहिबा की कॉल पर जो है वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, PTI के वर्कर उसी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है कि PTI के वर्कर्स आते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़ जाएगी? देखें, और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक टर्म है फिजल आउट ना, उसमें होता ये कि हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत हसासियत होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है।
जो हमारे ऊपर ताकतवर तबके बैठे हैं वो ये समझते हैं कि ये अवाम अब आहिस्ता आहिस्ता इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और इनका जोश भी ख़त्म हो जाएगा, जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा, इमरान से जो वो मोहब्बत का इश्क का भूत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा, मीडिया में हम इमरान को आने नहीं देंगे, यूट्यूबर्स को हम जनाब अली गले से पकड़ के घसीट लेंगे, और फिर ये कि जहाँ थोड़े से ही 4 बंदे इकट्ठे होंगे 10 दफ़ा फेंटी पड़ेगी तो 11वीं दफ़ा इकट्ठे नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगे। इस दौरान हम इधर से पैसे पकड़ेंगे, IMF से लेंगे, इधर से लेंगे और कुछ थोड़ा सा माहौल को करेंगे और हमारे पैर जम जाएंगे। ठीक, तो जरदारी साहब ने सैलरी भी छोड़ दी है ना। हाँ जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, नकवी ने भी पैसे बड़े आ जाएंगे। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये सारा कुछ जो है होने के बाद वो ये समझते हैं कि PTI का जुनून और इमरान खान का जुनून कम हो जाएगा। अब इस बात को इमरान खान भी महसूस करते हैं कि ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अगर बिल्कुल सीन से आउट कर देंगे तो कितने दिन, वैसे हमारी कौम की याददाश्त को इतनी मजबूत नहीं है। वो तो शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि मैं आपको पकड़ के घसीटूंगा, तो उन्होंने ये फासला ख़त्म कर दिया, उन्हें घसीट के ऐवान सदर तक ले आए कि यहीं खेल लिया करेंगे घसीटा घसीटी। तो लेकिन कौम तो भूल जाती है इस बात को। सो इमरान खान जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस सारी गेम से बाहर किया जा रहा है। और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि PTI की क़यादत अल्टीमेटली अलीमा खान को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितने दरमियान में लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हैं। बाज़ औक़ात मुझे अच्छी तरह याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जिस दिन होनी थी तो रात को एक जिस वकील ने ये शरीयत को कोर्ट में जाना था तो उन्होंने उनके सबसे चहीते वफाकी वजीर को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि यार छोड़ो, पार्टी चल रही है, तुम भी आके ज्वाइन करो। उन्होंने कहा भुट्टो को फांसी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा वो तो लिखा हुआ है फांसी होनी है, तो हम अपनी रात ज़ाया क्यों करें। तो ये जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो इतने सफाक होते हैं। तो इमरान खान के गिर्द यही अगर हम दूसरी सियासी पार्टियों आपकी के इजाज़त से एक सवाल, यू हैव एन आर्गूमेंट, उस पर मुझे कोई इतराज़ नहीं, मगर जो आपसे मुराद, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, आपने 26-27 साल में एक पोजीशन ली कि ये जो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या जरदारी है फैमिली है, बल्कि मैं बड़ा वो जो अपना जरदारी साहब जब सदर बने तो अपने नवाजे से भी प्यार कर रहे थे, तो मैंने नीचे फेसबुक पे ये लिखा कि वो पूछ रहे हैं नाना मेरी बारी कब है। तो वो तो बड़े प्रिंसिपल लोग हैं, वो तो अपने खानदान का ख्याल रखते हैं। खान साहब नहीं थे, तो इसका मतलब है खान साहब का मेरा उनका पॉइंट क्या भी फर्क आपने रहेगा पूछ अगर लिया, ये राइट। बहनी आ जाएगी। मैं ऐसी अगर समझने के लिए सवाल मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। वैसे तो ये कि मुश्किल काम है, समझाना कदरे मुश्किल काम है, तो लेकिन अगर आप भी मुझे इजाज़त दें और दो तीन अगर सख्त जुमले निकल जाए मेरे मुंह से तो आई एम सॉरी, उसे भी बर्दाश्त कीजिए। वैसे पाकिस्तान के मुतालिक एक जो अमूमी बैनुल अक़वामी राय है, जो अमरीकी सफ़ीर ने एक दफ़ा कहा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि हम पैसे के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं, ये उसने कहा था। तकलीफ बात थी और हमने उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया था। लेकिन हम वक्त बार बार साबित करते हैं कि हम अपना ज़मीर बेच देते हैं, हम अपने मुफादात मुल्की बेच देते हैं, हम जहाँ हमें बेनिफिट मिले। मैं एक बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चली जाए तो चली जाए। मुझे एक बात का जवाब दें, रेमंड डेविस मलिक साहब यहाँ बंदा मारता है और उसको रिस्क्यू करने जो लोग आते हैं वो वापसी में उसे जब उठा के भागते हैं तो 2 बंदे और नीचे दे जाते हैं और फिर हम उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका भेज देते हैं। वो यहाँ से हमारी बेटी को उठाता है और उठा के ले जाके इंसानी इखलाकी तारीख का बदतरीन टॉर्चर करता है। ये जो कभी तारीख लिखेगी तो बताएंगे कि हमारी बेटी के साथ वहां पे जेल में अमरीकी फौजियों ने क्या क्या किया। ठीक है, आरफा सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, आपके इल्म में नहीं है आपके, ठीक है। मैं चाह रहा था मैं हम इखलाकी तौर पे एक बहुत बदहाल कौम है, ठीक है। हमारे लिए हमारे मुफादात सबसे अहम चीज़ है। तो वो इमरान खान हो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, वो कोई भी हो, उसके गिर्द लोग वही थे। और अब मैं यहाँ पे इसका आर्गूमेंट एक बाई कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इसका एक आर्गूमेंट बाई कर रहा हूँ। और वो आर्गूमेंट ये है कि जिनका ये मुल्क है उन्हें पता है कि शख्सियतों के गिर्द दायरे कैसे लगाने और इन दायरों में किन किन को फिट करना है और ये दायरों में फिट लोग कब कब क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। मुझे इमरान खान ने एक मुलाकात में कहा था कि मुझे पता है मेरी ये सारी जितने लोग बैठे हैं सब ये शाम को कहाँ जाके रिपोर्ट करते हैं। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तो अजीब बात है, आज मैंने मुझसे 1000 रुपये लिया राणे ने, तो आज मेरे से बाहर कर लिया।
ऐसा बोलता है वैसे। नहीं देखो, हाँ ये देखें, एक और मैं बात बताऊं, हालांकि ईमानदारी की बात, हालांकि इसकी बात से ये साबित हो रहा है कि जो इसने मुझे पैसे दिए जो किसी के हैं, अब मैं उसे ना दूं, ठीक है ना, इसकी गवाह, हाँ अब मैं उसे ना दूं, मैं खुद रख लूं। लेकिन मैं असल चीज जो है वो ये कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि जी वो फिर उसने क्या किया, वो कहां से, कोई आसमान से बंदे लाएगा, मरीख से तोड़ के लाएगा। साहब यही तो भुट्टो के साथ भी हुआ ना। बेनजीर भुट्टो जब सियासत में आई तो उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। ऑब्वियसली जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ और जो यहाँ पर किया गया उनके साथ, तो उसके बाद जो है वो आकर पार्टी को संभालना, बेनजीर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। तो फिर हम ये कह देते हैं कि मतलब ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो एक मरूसी सियासत का धब्बा लगा देते हैं। अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, लंबी आर्गुमेंट के साथ नहीं, मैं आपके इस आर्गुमेंट को मानता ही नहीं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर ये मरूसी की सियासत ही होती तो इमरान खान तो अंदर था, उसका कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, फिर अवाम ने वोट उसे क्यों दे दिया? इसका मतलब है कि उसकी आइडियोलॉजी जीत गई ना, बगैर किसी रिश्तेदार के। लेकिन अब आप मुझसे सवाल करें कि जब उसकी आइडियोलॉजी जीत गई तो अब अलीमा खान की जरूरत क्यों है? तो अब अलीमा खान की जरूरत यह है कि अब मामला वोट का नहीं है, इमरान खान की जिंदगी का है, ठीक है ना। और उसके लिए फर्स्ट डिफेंस वाल जो होती है वो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वही होते हैं, ठीक है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, इन्होंने, अल्लाह इनको के दर्जात बुलंद फरमाए, जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी दिनों में यही दो थी जो लड़ रही थी, और कौन लड़ रहा था उसके लिए, ठीक है ना। तो जो लड़ाई इमरान खान के लिए अलीमा कर सकती है वो मरवत साहब तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेरे ख्याल चेयरमैनशिप भी ले ली उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें ले ली हैं। तो ये छोड़े तजादात आपको खुल के थोड़े दिनों में नजर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन तजादात का जो है वो पार्टी पर भी असर हो रहा है और अवाम पर भी इसका असर होगा। अवाम के नहीं मुझे पता, अवाम के दिल में जो मोहब्बत है वो इन मुनाफकतों से कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और चेहरे बेनकाब होंगे, और चेहरे जो है ना असल अपनी शक्ल के सामने आएंगे। वो मोहब्बत वहीं खड़ी है। और एक जुमला और सिर्फ मैं कह दूं, आई एम सॉरी मलिक साहब, आई एम सॉरी अगेन, इस इलेक्शन में जो मेजर फर्क डाला ना, वो डाला उन 1.5 करोड़ वोटों ने जो नौजवानों का था, ठीक है। उन नौजवानों को पहली दफा वोट डाला, पहली मोहब्बत और पहला वोट बंदे को बहुत अजीज होता है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली आखिरी भी होगा, ठीक है। नहीं जुमला आखिरी सुन लो ना। उधर जिनका वोट चोरी कर लिया गया, पहले ही वोट, वो नहीं भूलेंगे इस बात को। आपकी जो मर्जी कर लें आप आगे, ठीक है। अच्छा, ये अभी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे राना साहब के, जो एक नैरेटिव है जो मकबूलियत पर बिल्ड हुआ है, जो बिकता भी है, हमारे यहाँ बाय होता है बाकायदा। लेकिन ये जो मकबूलियत पर बेस्ड जो सियासत है, ये पावर शेयरिंग पर तो आपको पता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करती पावर शेयरिंग को। तो जब पावर शेयर नहीं होगी तो ऐसे में अब इस सूरत हाल में खान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चाहे वो अलीमा खान उसको लीड कर रही हो या दूसरी क़यादत जो है वो उसको लीड कर रही हो? देखिए, ये जो स्ट्रगल होती है ना, पॉलिटिकल निज़ाम को बदलने की स्ट्रगल, वो मकबूलियत अकेली नहीं उसके लिए काफ़ी होती। खान का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, मेरी राय में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पॉपुलैरिटी कमाल की है। मैं खुद स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन हूँ, मैस कम्युनिकेशन। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन कम्युनिकेटर है। पर्सनली आई डोंट लाइक हिम, मतलब मैं उसको इतना ऊपर रेट नहीं करता, मगर ही इज़ ए हीरो, मेरे कहने से तो नहीं ना फ़र्क पड़ता। ही इज़ वेरी पॉपुलर। और दूसरी चीज़ भी मैं ऑनेस्टली समझता हूँ, 2 साल से एक ऐसी रियासत जिसके पास एटम बम है, एक ऐसी रियासत जिसके पास 5वीं बड़ी फौज है, जिसके पास 26-27 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हज़ारों लाखों सरकारी मतलब मुलाजमीन है, मतलब मैं सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, वो हर बार उस पर हिट कर रही है, उसकी मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही। ये तो उसकी स्ट्रेंथ है। अब आते हैं उसकी वीकनेस क्या है। उसकी वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन का ना होना। ही इज़ ए लॉस्ट मैन। मेरा वो दोस्त रहा है, मैं साथ बैठा था एक ज़माने में, आज तो 20-25 साल पहले, मैंने तब भी उससे खान से ये कहता था, मैं खान साहब आपने अगर यहाँ पे चेंज लानी है, अगर तो आपने पावर पर स्ट्रगल करनी है, इसीलिए मैं नवाज शरीफ को PhD कहता हूँ। उनका कोई इस तरह का मसला नहीं है, छोटा भरा चला जाए, बड़ा भरा मिल जाए, मर्सिडीज हमारे पास होनी चाहिए, SHO हमारे पास होना चाहिए, अपना जो ये जो होते हैं छोटे मोटे कमीशन हमारा फोन से होना। तो आप तो आए थे इनकलाब लाने, तो इनकलाब विदाउट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। आपकी पार्टी, जब आपने 15 दिन यहाँ पे रोज वीलॉग किया करते थे जाने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले, भाई अपनी पार्टी पे काम करता कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे सूबे का प्रेसिडेंट है। मैं आपको छोटी सी लंबी सी बात करने लगा, मैं एक जमात इस्लामी का बंदे का नाम नहीं लेता, मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा 77 में आप भुट्टो को किस तरह टकरे थे?
उन्होंने कहा था कि हमने 5 नाम रखे हुए थे कि लोहारी में एहतजाज होगा तो ताहिर मलिक जाएगा, और ताहिर मलिक को पता ही नहीं है। आगे उन्होंने बताया वह राणे को तुमने जाना है अगर ये पकड़ा गया। अच्छा, राणे को ये नहीं पता कि पीछे शाहिद बैठा है, शाहिद को ये पता नहीं पीछे जाहिद बैठा है। तो उन्होंने कहा कि हमने इतनी ऑर्गेनाइजेशन रखी थी अगेंस्ट, वो भी भुट्टो की तो रियासत था ना, कि आज ताहिर मलिक पकड़ा गया ना वहां पे तो कल राणा पहुंचा है। अच्छा, पुलिस तंग आ जाती, पुलिस ने राणे को भी उठा लिया, पीछे जाहिद आ गया। तो खां के बारे में अगर आप गहराई से देखेंगे ना, पॉपुलैरिटी नो डाउट, मोस्ट पॉपुलर मैन, ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान नहीं है। और साफ नजर आ रहा था कि ये जिस तरह रियासत को चैलेंज कर रहा है, ये अदालतों में भी नहीं जाता था। और हाँ, उसी जोन में मारा गया जिसमें भुट्टो मारा गया, जिसमें नवाज शरीफ मारा गया, कि लोग बाहर आ जाते हैं कि जब इस्लामाबाद जाना तो 2 लाख बंदा अदालत के साथ चल रहा है, किधर गए सारे। अब यही पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन से मार पड़ रही है, और इसीलिए रियासत एक ही काम कर रही है कि इसकी कम्युनिकेशन लोगों से बंद कर दी है, उसको मजीद स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, मजीद बिखेरने की कोशिश कर रही है। और जो अभी मलिक साहब ने बात की कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी ज़रूरी है, ये जो एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हम जो मजहबी जमातें हैं उनमें हम ये देखते हैं, बड़ा कॉमन देखते हैं, और इसी वजह से वो उनके पास एक स्ट्रीट पावर भी होती है, जो इतने बड़े मैसिव लोगों को जो है वो सड़कों पर ले आते हैं और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो खान साहब को भी जो है वो सीखना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो खान साहब की सियासत है वो अवामी सियासत है, पॉपुलर सियासत है, लेकिन जहाँ पावर पॉलिटिक्स की बात की जाए और बात की जाए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कोई फैसला किया जाए, चाहे वो अपनी पार्टी के लिए हो, चाहे वो अपने फॉलोअर्स के लिए हो, तो वहाँ पर जो है वो खान साहब जो है इस वक्त लैग करते हुए नजर आते हैं। ये मुख्तलिफ तज्जियाकारों की ये राय है। राना साहब, एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये जो नैरेटिव है खान साहब का, नैरेटिव जो एहतजाज वाला है, कन्फ्रंटेशन वाला है, ये पॉपुलर भी है और ये यानी कि उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये उनकी वीकनेस भी है। तो आप क्या देखते हैं कि इसके दरमियान में खान साहब कोई रास्ता निकाल पाएंगे? अच्छा, देखिए, आपको लगता होगी वीकनेस, मुझे तो नहीं लगती। मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी पीटीआई ने कॉल दी है, लोग बाहर निकले हैं। अभी कोसार में 1000 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, ये भी मैं हाल हिस्ट्री का एक बड़ा पर्चा है जिसमें 1000 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। और जो जमात इस्लामी की बात मलिक साहब कह रहे थे, तो जिस हालात में उन्होंने वो चलाई थी, उसके पीछे और भी बहुत मुनज़्ज़म चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें बहुत मुनज़्ज़म कर दिया था। वो मुनज़्ज़म अगर आज मुझे दे दें तो मैं भी इतनी मुनज़्ज़म तहरीक चला सकता हूँ बोरियों में, अगर मुझे भी कुछ ज़्यादा राह मिले। तो अगर वो इतने ही ऑर्गेनाइज होते, तो जब यहाँ पे वो भारतीय वज़ीर आज़म के आने पर इनकी पिटाई हुई थी जमात वालों की, तो उसके अगले दिन ही कोई कैंपेन चला के दिखा देते। बस एक ही दिन मार खा के फिर घर बैठ गए थे वो। तो वो जो उन्होंने चलाई थी ना 5 बंदों की, तो वो 5 बंदे क्या कहते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम वाले, वो किसी और तरह आए थे। लेकिन जब आप अवामी कैंपेन चलाते हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी होती है, जिसमें अचानक कहीं से कुछ लोग निकलते हैं और मार्शल के खिलाफ नारे मारते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, वो 2 पकड़े जाते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है, कोई शाही किले चला जाता है, तो फिर इस तरह की होती हैं। अब इमरान खान का तो मैं नहीं फेलियर मानता भाई, उसका तो वो जब कहता है तो पूरे पाकिस्तान में लोग उसके निकलते हैं और वो मुजाहरा करते हैं। इस चीज के बावजूद कि जो माजी में जिस तरह कुछ उनके साथ हो गया, जैसे उन्हें पांजे लग गए और जिस तरह उनके साथ पंजाब पुलिस ने मोहब्बत भरा सलूक किया, तो उसके बाद तो वैसे ही बंदा कभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन फिर भी बाहर निकलते हैं। तो मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशनल उसको नहीं वो कर रहा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो बयानिए की जंग जीत चुके, उन्होंने ये जो जगादरी जितने थे, नवाज शरीफ, जरदारी, इन सबको उनके घरों में हरा दिया। नवाज शरीफ कहीं से भी नहीं जीत सके, लाहौर से भी हार गए, जिस हल्के से वो मुसलसल जीतते थे वहां से भी हार गए, ठीक है। लेकिन ये कि अब उसकी जिंदगी को थ्रेट्स हैं, और यही वजह है कि अलीमा खान ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और वो बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर समझूंगा कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल का और थोड़ा सा उसका मुजाहरा करना चाहिए। तसादुम, टकराव किसी के हक में और फ़ायदे में नहीं है,
ना ही हम हर चीज को कुचल सकते हैं, हमें बातचीत से और कोई थोड़ा सा रास्ता निकालना चाहिए, दरमियानी रास्ता जो है वो निकालना चाहिए। अगर लेकिन राना साहब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वक्त जो खान साहब है वो कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, जैसे अभी हमने बात की, क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना, तो अगर कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं तो वो वोटर जो उनकी एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ खड़ा हुआ था, क्या वो उनकी इस बात को समझेगा, क्या अंडरस्टैंड करेगा? नहीं, दरमियानी रास्ते का मतलब ये तो नहीं है यार, वोटर ने उनसे ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखी हुई कि वो हर वक्त बम बांध के फिरते रहेंगे, कोई खुदकश बमबार तो नहीं है वो एक पाकिस्तान का लीडर है, वजीर आजम रहा है, एक पूरी दुनिया में उसका एक नाम है, तो वो ये कोई खुदकश बमबार तो नहीं। क्रिकेट के मैदान में कितने लोगों से लड़ाई की है उसने, कभी नहीं की, ठीक है ना। सो ये ऐसा नहीं है कि वो पागल है कि वो हर वक्त लड़ाई के रहेगा। और मैं अगेन रिपीट, मेरी बात अगर उन तक पहुंचे और अलीमा खान भी सुन रही हो, तो मैं तो यही उनसे कहूंगा कि हमें रियासत से टकराने के बजाय कोई बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। तसादुम से हमें कुछ नहीं मिलना, बेहतर यह है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे आगे बढ़ा जा सके। ठीक। मलिक साहब, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, अभी राना साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, मुस्बत इकदाम, और ये भी कहा कि पीटीआई को एक मैसेज भी दिया उसकी क़यादत को भी कि अगर वो सुन रहे हैं तो ये तसादुम की पॉलिसी को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना चाहिए, रिविजिट कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केपी की जो सिचुएशन है वो हमें बड़ी कन्फ्रंटेशनल नज़र आ रही है। देखें, जो मेरे पास खबर है ना वो बड़ी फर्स्ट हैंड खबर है। खान साहब वो कहते हैं ना 100 में से 99 पे भी आने के लिए तैयार नहीं, वन वर्ड पैजो, मतलब वो लचक का नामो निशान नहीं। मैं बड़ी बावसूख आपसे बात कर रहा हूँ। राणा जो बात कर रहा है वो एक अपना एनालिसिस कर रहा है, वो एक नरम दिल वाला आदमी है और पाकिस्तान को समझता है, एंड ही हैज हिज आर्गुमेंट। मगर मेरा अपना ख्याल है, ये मेरी राय है कि खां अगर कन्फ्रंटेशन से नीचे आएगा खां खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान का मिजाज है, यानी वोटर नहीं समझेगा। देखे ना, सुल्तान आई दुनिया से चला गया, मगर वो उसकी आखिरी फिल्म, पहली फिल्म लड़ाई, वो वही घोड़ा चलाता रहा। 500-600 बंदे उन्होंने गनासे ना मारे हैं, काट तो काट भी मारे हैं, 390 मारे हैं। हम चेंज वैसे भी पसंद नहीं करते। मौला जट को अगर शामिल कर लें तो कोई मेरा 1,500 बंदा बन जाता है। हाँ, तो बन जाता है ना वो। तो मेरा मतलब यहाँ का जो एटीट्यूड है ना, जो आप अग्रेसिव होते हैं ना, तो इसीलिए आप देखें जब नया चैनल आए थे तो सारे चैनल क्या बन गए थे, वो मुहाजरा ही हो गई थी। बड़ा मजा है, जो उन्होंने दी बड़ी बेइज्जती की थी, अज पीटी वाले दी सही जामत की थी, फलाने एंकर सारे क्या मशहूर हो गए थे, उसकी लड़ाई। तो आपने सोसाइटी किस तरह की कन्फ्रंटेशन बना के रखी हुई है, क्योंकि लोगों में कामनेस नहीं है, लोगों में ईज़ नहीं है, और महंगाई में ईज़ हो भी नहीं सकती। आपके अंदर इतना जलन है, इतना गुस्सा है पाकिस्तानी कौम के लिए। कभी आपकी सुई गैस नहीं होती, कभी आपका पानी नहीं होता, बच्चा आपका स्कूल से शिकायतें लगा रहा है, तो एक नॉर्मल माइंड के लोग नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो गुस्से में रहेंगे। गुस्सा कहाँ बिकता है, गुस्सा अग्रेशन में बिकता है। हाँ, उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो केपी में क्या होने जा रहा है? केपी में वही रिफ्लेक्शन है। हाँ, क्यों लाया गंडापुर को? इसीलिए लाया कि वो, और आज उसका काम शुरू हो गया। गंडापुर साहब ने क्या किया, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं सीएम, पाकिस्तान की रियासत है, अब आप रियासत है, ये ज़हन में रखिए, और आप एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं, ओए मुझे फलां चीफ सेक्रेटरी में देखिए, एक बिल्कुल बचगाना सा असूल है। हम तो 2% के साफ़ी है ना, मतलब हमें पता है इस बात का कि आपने 3 नाम देने हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो 21वें-22वें स्केल का आदमी होता है, ही वर्क्स फॉर दी स्टेट, वो वफाक का आदमी होता है। ये प्राइम मिनिस्टर आपका और पाकिस्तान में कोई चीज़ आइन और कानून के खिलाफ तो होती नहीं है। ये राना से मेरी लड़ाई है। अब आपने 3 नाम भेजने हैं कि ये ब्यूरोक्रेट, ये मैं इनमें से एक को चीफ सेक्रेटरी लगाना चाह रहा हूँ, और इसकी पावर सिर्फ पाकिस्तान के अपना प्राइम मिनिस्टर के पास है कि तीनों में से एक नाम मान ले। ठीक है, आपने पहला मजाइल ये मारा है, आपने एक नाम भेजा है। क्या मतलब है? अब आती आपने चैलेंज कर दिया कि जी मेरे पास अथॉरिटी है, कन्फ्रंटेशन आ गई ना, दूसरा जवाब भी आ गया। अब रियासत से जब कहेंगे तो यहाँ तो मैंने आपको बताया आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो, यहाँ बड़े आप कमिटेड हो, तो फिर गजा की स्टडी कर लेना कि खाली दिल नहीं जानवी है मांगता। तो रियासत के पास केपी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये इसको फोर्स नहीं किया जा रहा। अभी तो रियासत ने बिस्मिल्लाह किया। 2 केसेस में आपको बताता हूँ। आज इलेक्शन कमीशन को आज ही पता लगा, सुबह किसी ने नाश्ता किया, कोई इनके तो 7 से ज़्यादा है, अभी पता लग गया, क्योंकि जो भी लेटर है साथ ही पता लग गया। अच्छा, वो एक तो नोटिस हो गया कि जनाब आप 14 मार्च को आ जाएं, आप हमें बताएं कि आपने जो हमें असासे बताए थे जब आप कैंडिडेट बने थे एमपी के, आपके इतने थे, आपके एहसासों में झूठ आ गया। इसका मतलब पता है क्या है? नाहली। इसका मतलब है आप नाहल है, तो नाहली की आप पे बंदूक आ गई। इससे पहले चले, जब आप वजीर थे ना शुमाली इलाका जात के,
तो आज़ाद कश्मीर में भी आप पे केस है, आप उसमें इश्तिहारी है कि आपने जो जिस तरह होता है ना कि इलेक्शन में आप एज ए गवर्नमेंट एक्टिव नहीं हो सकते, वो भी केस है, वो भी आप पे चल रहा है। और तीसरा मशहूर ज़माना, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। राणे ने फिर नहीं मानना, पासन चलते ही आइन और कानून के मुताबिक है, 9 मई में भी हम मतलूब है। तो आप पे सज़ा भी हो सकती है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आप नाहल भी हो सकते हैं। और आप बड़े इनकलाबी बने ना कि मुझे चीफ सेक्रेटरी दो, आप पता नहीं है किसी टाइम भी पुलिस जाए या कोई इदारा जाए आपको अरेस्ट कर ले कि जनाब आप नाहल भी, मतलब होमवर्क पूरा है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने मजलिस ज्वाइन नहीं की, ये एज ए आज़ाद रुकन रहे हैं। तो मुझे तो इससे आगे भी फिर बाद में बात करूँगा, मुझे तो ये क्राइसिस बहुत गहरा नज़र आ रहा है। अच्छा चलिए, क्राइसिस कितना गहरा नज़र आ रहा है ये तो मैं आपसे जानूंगी। राना साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारे जो प्रेडिक्शंस अभी मलिक साहब ने कर दी हैं, रियासत को भी ये मालूम है, रियासत के पास ये सारी ऑप्शंस हैं, क्या जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं या खान साहब हैं वो इस किस्म की सियासत जो आगे लेकर जा रहे हैं, क्या इसको फोर्स ही नहीं कर रहे, क्या इसको देख नहीं पा रहे? नहीं, हमें गंडापुर ही क्यों नज़र आ रहा है? अभी ये सिंध ने भी यही किया है, सिंध भी अपना चीफ सेक्रेटरी बदलने जा रहा है और सिंध IG अपना बदलने जा रहा है। और माजी में भी मुख्तलिफ सूबों ने IGs और चीफ सेक्रेटरी वापस किए हैं और विफाक ने उसके ऊपर कहा नहीं ऐसा है, और ये एक रूटीन की चीज़ है। माजी में भी हुआ है। ने कहा ना कि रूल होता है कि वो आपने 3 नाम भेजने, तो भाई उसने एक नाम दिया, 2 और दे देगा, लेकिन ये कोई पहली दफा अचंबा नहीं हो रहा। अभी ये कल ही तो वजीर आला सिंध ने कहा है कि IG को में हम बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पर तो कभी डिबेट नहीं हुई कि वजीर आला सिंध को जो ऑलरेडी वजीर आला था और उसी की वजारत के अंदर वो IG था, आप अचानक उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई उस IG से जिसको बदलने के लिए इतना वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन गंडापुर इसलिए नजर आ रहा है कि हम, मलक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुल्तान रही हमारा कल्चर है, तो हम भी तमाशबीन कल्चर के लोग हैं, हमें अच्छा लगता है तमाशा, और अगर ना हो रहा हो तो हम फिर खुद कहते हैं कि यार जरा तमाशा बताओ, ठीक है ना। इसलिए हमें गंडापुर की हरकत जरा नजर आ रही है। सिंध के ऊपर किसी ने बात नहीं की कि उन्होंने क्यों अपना IG बदलना चाहा है, और वो जो कंटिन्यू कर रहा था उनके साथ ऑलरेडी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सुन लें कि इलेक्शन कमीशन विच मैदान में आ गया। मौले जट फिल्म में जब वो उस पर पता नहीं जुल्म होता है तो वो कहती है मौला गंडासा कर ले, तो फिर मौला जो है ना वो गंडासा निकालता है। तो अब विफाक ने कहा इलेक्शन कमिश्नर गंडासा कर ले, उनने कहा लो कर लिया, उन तू काका तैयार हो जा, तेरी गिची वड़ दूंगा, ठीक है। अब 3 चीज़ें उस पर निकल आई। एक तो भाई तुम्हारे असासे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि असासे तो सिर्फ उनके हैं। एवन फील्ड जो है वो तो ऊपर से उतरा हुआ अल्लाह का इनाम है, वो किसका असासा है या नहीं है उसकी क्या ज़रूरत है। मौलाना भी कहते हैं मुझे अल्लाह ने दिया सारा कुछ। हाँ, अच्छा, वो उनका असासे की कोई नहीं। फिर उन्हें याद आया कि वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर भी इसने एक दफ़ा जो है ना ये बात की थी, तो ये भी बड़ा खिलाफ कानून है। लेकिन अगर क्या कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों ने चीफ जस्टिस के और जजेस के और जनरल्स के नाम लेके उनके ऊपर बदयांती के इल्ज़ाम लगाए हों, उसकी खैर है, वो मामूली सी बात है। उसने वहाँ पे एक तकरीर की थी जिससे बड़ा काम ख़राब हो सकता है। और चौथी बात ये कि जैसे आप कह रही हैं कि जी उसके पास तो विफाक के पास ऑप्शन है, वो यूँ कर देगा यूँ कर देगा, तो करे जाए। हर दफ़ा ये साबित किए जाए कि जो हमारी नहीं मानेगा हम उसकी गर्दन काट देंगे, जो हम हमारे सिस्टम में सेट नहीं होगा हम उसको इलेक्शन कमीशन साहब निकाल देंगे। तो कितनों को निकाल देंगे? क्या गंडापुर के बाद PTI ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से कोई नया गंडापुर निकल आएगा? जो इशू है वो वही रहेगा अनटिल अनलेस हम उस इशू को हल रिजॉल्व नहीं करते। बंदों के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असल मामला ये है कि KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो और विफाक हो, जब तक इन ये एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, जब तक ये तय नहीं करेंगे कि हमने इस फेडरेशन को कायम रखते हुए अपने अपना रोल अदा करना है, और इससे जुड़े हुए हर शख्स को जब तक ये बात का एहसास नहीं होगा कि हमने इस फेडरेशन में रह के हमने अपना रोल अदा करना है। अब मैं तो उस दिन वो सुन रहा था जब हल्फ उठा रहे थे ना सारे, तो खुदा की कसम उस हल्फ के मैं चाहता हूँ कि कल मैं वो हल्फ पढ़ के सुनाऊंगा कि जो हमको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फ उठाते हैं वो क्या है और हम करते क्या हैं। मैं वो हल्फ में चाहता हूं कि कल मैं अपने नाजरीन को सुनाऊं कि वो हल्फ हम क्या उठाते हैं। तो भाई अगर आप हमने हल्फ उठा के ये तय करना है कि ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि ये इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि ये नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे हल्फ कहाँ गए? हमारी जिम्मेदारियां, कौमी जिम्मेदारियां, आइनी जिम्मेदारियां जो हमने आइन के तहत कसम खा के उठाई होती हैं वो कहाँ जाती है?
ठीक। मलिक साहब, आपने कुछ देर पहले कहा कि क्राइसिस मज़ीद गहरा होता जा रहा है जो आप इसको फोर्सी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस वक्त हुकूमत के चैलेंजेस भी बड़े बड़े देख रहे हैं। एक तो सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, मुआशी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, किसी हद तक दहशतगर्दी का मसला भी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो IMF के साथ मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं। ऐसे में इतने सारे चैलेंजेस, IMF के साथ मुज़ाकरात और ये क्राइसिस। देखिए IMF के लिए तो हमने जो औरंगजेब साहब को रखा है ना, उनके बारे एक्सपर्ट ही ये है कि वो इंटरनेशनल नेगोशिएशन के बंदे हैं। मैंने कल भी बताया, आज हमारी कैबिनेट ने इज्तिमाई तौर पे ये चीज़ मंजूर किया कि वो उनकी जो एप्लीकेशन पासन की सिटीजनशिप रिवाइव करने की मंजूर कर ली, हमारी कैबिनेट ने किया, क्योंकि हमारी कैबिनेट को इसका अंदाज़ा है कि वो अच्छी टाई भी लगा। एक सवाल इसी में आज आपने मुझसे किया तो मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, तो ये दोहरी शहरियत वाला जो इशू है इन पे लागू नहीं होता? नहीं, वो इस तरह है ना, वो बैंक के हेड थे, या आप सरकारी किसी जॉब पे आते, पाकिस्तान कानून कहता आप डुअल सिटीजन नहीं हो सकते। ही वॉज ए सिटीजन ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के शहरी थे मगर पैदाइशी पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान का जो पैदाइशी शहरी उसके अपने भी हुकूक है। तो आज उन्होंने तो वो फिर डच शहरियत छोड़ देंगे? वो छोड़ देंगे। आज कैबिनेट ने ही उनको, मैंने कहा जरा मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ले आऊँगा, छोड़ेंगे। आज कैबिनेट ने उनको ये दो काम बहुत बड़े कैबिनेट ने किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। एक तो उनकी एप्लीकेशन की मंजूरी दे दी है, और दूसरा उन्होंने केले और प्याज पे ना पाबंदी लगा दी है कि खाने पे नहीं 15 अप्रैल तक आप बाहर नहीं भेज सकते। अच्छा, मैं आवाम के खाने पे पाबंदी लगा दी। चाह रहे हैं कि रमजान में पाकिस्तान में केले भी ज्यादा हो जाए, प्याज, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कानून के मुताबिक तो हर काम करते हैं। अगर यहाँ पे प्याज और केले भी सस्ते हो जाएंगे तो पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जो सबसे बड़ी होगी, मैं हैरान हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है हम एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेंगे। जरदारी साहब ने भी कहा मैंने पैसे भी नहीं लेने, मोहसिन ने भी कह दिया पैसे नहीं ले रहे, और मुझे लगता है कि राणे को भी गुस्सा, ये भी कल से कहते मैं भी तनख्वाह ले रही, तो इतने पैसे हम करेंगे क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपके सवाल, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात जो हमारे मालिकाना सुनो। तो तनख्वाहें ना लेने की रिवायत से बेहतरी नहीं आएगी। वैसे तो हम कहते हैं कि हुक्मरान अपनी जायदादें जो है वो लेकर आ जाएं, अगर वो अपने उस राइट से दस्तबरदार हो रहे हैं तो बेहतर बात नहीं। सोशल कॉमेडी से पॉलिटिकल कॉमेडी की तरफ आते हैं। अब चक्कर ये है कि कल राणे ने एक बहुत बड़ी बात की, आपने उसको पिक नहीं किया। फवाद को राणे ने कोड किया कि फवाद ने कहा अगर मौलाना मैनेज राणा हुए तो ये तंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है, अल्लाह में इससे दुआ मांगी जा रही है, क्योंकि रमज़ान में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। वो रमज़ान में ये दुआ मांगी जा रही है कि ये गंडापुर सब आकड़ते जाए, औखे होते रहें, आकड़ते जाए, लड़ते रहें, क्योंकि उन्होंने गलती एक कह दीजिए नहीं कि बंदा मेरा रखें। तो वो ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि हो सकती है कि हमें गवर्नर राज लगाने का मौका मिल जाए। और गवर्नर राज लगाने का एक ही तरीका रह गया, क्योंकि जमहूरियत में एक चीज़ बहुत बुनियादी असूल है कि हिस्सा सबको देना है, आपने सबको शेयर देना है। तो मौलाना को शेयर नहीं बन रहा। मौलाना पीपल्स पार्टी ले गई बलोचिस्तान, पीपल्स पार्टी ले गई सिंध, पंजाब ले गई PPTI, तो मुझे पता है मौलाना गिलगित बल्तिस्तान भी उनके पास नहीं है, तो वो किधर जाएंगे बेचारे। आफ्टर ऑल देखें, और एक किसी ने ये सोचा है कि यार ये इसी तरह जंग जारी रखो, अपना ये गंडापुर पे मजीद स्ट्रेस लगाओ, इसको इस तरह की गेंदे कराओ कि ये गुस्से में छिक्के लगाए, ताकि ये भी इमरान का फॉलोअर है, ताकि ऐसा क्राइसिस हो जाए कि वे गवर्नर राज लगाने का मौका मिले, गवर्नर राज के लिए भी मौलाना के पाँव पड़ जाए कि सर ये सूबा। जरदारी साहब इसमें बड़ा रोल अदा कर सकते हैं मुफाहमत के बाद, मुफाहमत के लिए। इसी तरह फिर जो एक मिसाली जमहूरियत है पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगी कि सबको सारा हर एक का हिस्सा मिल जाएगा, हर एक का हिस्सा मिल जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि ये जो IMF का वक्त आज राजस्थान पहुंचने जा रहा है, इसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के किस हद तक चांसेस हैं, क्योंकि $1.1 अरब की किस्त जो है वो जारी करने का आज के मुज़ाकरात में फैसला किया जाएगा। इस पर बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। IMF से मुज़ाकरात के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। राना साहब, मुज़ाकरात आपको क्या लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे ऐसे में कि जब अभी नए वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं, और ब्लूमबर्ग भी उनके बारे में बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जो नए वज़ीर ख़जाना है उनकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी मुस्बत है, और ये बड़ा मुस्बत इक़दाम है उनके। पहले तो मैं आसिफ जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है वो कौमी ख़जाने को वापस कर दी, और फिर बाकी लोगों ने भी। लेकिन एक छोटे सा एक फ़िगर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जो मैं किसी दोस्त ने भेजा। वो कहते हैं कि जो ये 90,000 गाड़ियाँ हैं ना सरकारी, ये सालाना पेट्रोल 220 अरब रुपए का इन पे लगता है, और ये जो उम्रा है ना इनको 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। यानी कोई 100
ये 1000 अरब रुपए जो है ना वो तो सिर्फ इन 2 मदों में चले जाते हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर ये हमारी काबीना, वज़ीर आज़म, ये सारे कौम से अगर मुखलिस हैं, हाँ, और कौम की मुश्किलात को भी समझते हैं, तो ये सारी मराद वापस कर दें। और इनके ख़जाने में किस चीज़ की कमी है? माशाल्लाह, या अल्लाह ने इन्हें बहुत अता फरमाया हुआ है। हमने 1 अरब कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होता, सिवाय टीवी स्क्रीन पे जब वो अरब फिरते हुए नज़र आते हैं तो हम वो अरब गिन लेते हैं। तो इनके पास तो इतने अरब हैं कि इनसे पैसों में नहीं गिने जाते। तो करें ना, आगे बढ़े। कौम के खादिम है ना, खादिम आला हैं सारे लोग, तो कर दें एक कड़वा घूंट। सरकारी बिजली, सरकारी पेट्रोल पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि हम इस टाइम माली तौर पे हालत जंग में, ठीक है। पाबंदी लगनी चाहिए कि कोई ब्यूरोक्रेट और कोई ताकतवर बाहर इलाज नहीं कराएगा सरकारी पैसों पे। ये पाबंदी लगनी चाहिए कि ये जो टेलीफोन, बिजली, गैस के बिल हैं, हर बंदा अपनी जेब से अदा करेगा, ठीक है। और ये जो एक वजीर आजम चलता है तो उसके पीछे 30-30, 35-35 गाड़ियां डाले चल रहे होते हैं, तो क्या को धक्का लगा रहे होते उसे? तो ये भी बंद कर दिए जाएं। सिर्फ आप ये करें कि उनको एक सिक्योरिटी दे दें और ख़त्म कर दें, अगर आप पाक कौम से मुखलिस हैं। अदरवाइज नहीं तो 35 साल से आप कौम से मुखलिस हैं। हम मैं तो मानता हूँ कि आप 35 साल से 1981 से कौम के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, वैसे खान साहब ने इस चीज़ को ज़रा बहुत हाईलाइट किया था कि इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑस्टेरिटी का मुजाहरा किया जाना चाहिए, सादगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ इकदाम किए भी, गाड़ियाँ बेच भी दी, उसके बाद जो है वो भैंसें भी बेच दी, लेकिन उसके बाद नई गाड़ियाँ आ गई। तो क्या इनके बगैर गुजारा नहीं होता? क्या ऐसी मजबूरी होती है ये जो हुक्मरानों की कि वो उनको दोबारा जो है, अगर वो इस पे स्टैंड ले भी लेते हैं तो उनको अपना किया जो है, किया धरा, वो वापस लेना पड़ता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि खान साहब ने ये ऐसा क्यों किया था। जाहिर है इसका जवाब तो खान साहब भी दे सकते हैं, और मैं देना भी नहीं चाहता। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सियासतदान क्यों ऐसा नहीं करते? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, हम ना, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि गालियाँ सियासतदान को और इस्टेब्लिशमेंट को पड़ती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे कभी किसी की नज़र नहीं जाती। ये DCO साहब माशाल्लाह वो मेरे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आप जाएं ज़रा सेक्रेटेरिएट में घुस के दिखा दें, आप नहीं घुस सकती। जो खादिमीन आपके लिए बिठाए गए हैं ना, आप उनसे मिल ही नहीं सकते। उन आगे PA, फिर PA के आगे पता नहीं कौन, फिर आगे कौन, और फिर वो माहौल इतना कि आप जा ही नहीं सकते। तो मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि ये सारा निज़ाम ही जो है इस तरह का बना हुआ है कि इसके अंदर। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे बस शेयर करूँगा, ये मरियम साहिबा के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए भी है, कि आपको पता है कि पिछले कई माह से पंजाब के हॉस्पिटल में, मलिक साहब, वो जो एक्सरे फिल्म्स होती है ना, और बाकी इस तरह की फिल्म, वो नहीं है। आप जब जाएंगे, आप एक्सरे कराएंगे ना, तो वो कहेंगे आपको कि आपके पास मोबाइल है? आप कहेंगे हाँ, तो वो कहेंगे ये मोबाइल से इसकी तस्वीर बना लो। आप उस एक्सरे की तस्वीर मोबाइल से वो अपने बनाएंगे, फिर वो आप ले जाके उसका जो भी एक्सपर्ट है उसको दिखाएंगे, तो वो मोबाइल पे देखेगा, फिल्म नहीं है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया है खुद, ठीक है। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर exactly. जिसके ऊपर, लाहौर के हॉस्पिटल जिनके ऊपर का नकवी साहब, जिन्होंने हॉस्पिटल का जीना मुहाल कर दिया था MSS का, वो थे, और अब मरियम साहिबा भी हैं। और हम गरीब लोग इस काबिल नहीं है कि हमें हमारे एक्सरेज जो हैं वो एक्सरे शीट्स के ऊपर मिल सके, ठीक है ना। तो इनके कुत्तों के इलाज के लिए बाहर से एक्सपर्ट भागे भागे आ जाते। तो ये IMF को धोखा मत दें ना। IMF इतना चूचा काका मुन्ना है कि उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। ये जो पैसे IMF देता है या हम IMF से लेते हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जिन जिन हुक्मरानों के दौर में IMF से कर्जे आए, उनके कितने असासे बढ़े उस टेन्योर में, आपको समझ आ जाएगी। उनके बच्चों को अरबोपति खरबोपति कैसे हो गए, उनके इतने बड़े बैंक महल कैसे बन गए, ठीक है। कर्जा मेरे बेटे ने चुकाना है, मौजें तुम्हारे बेटों ने करनी है। तो अब IMF आ जाए, मेरी तरफ से भाड़ में जाए IMF, उसने मुझे क्या दे देना है? मैंने तो वही और 16% GST बढ़ा के और देना पड़ जाएगा मुझे IMF के बदले। ठीक, मलिक साहब, IMF हमेशा ये शर्त लगाता रहा है कि अमीरों से पैसे जो हैं वो अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता रहा है। और आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं, आम आदमी जो है वो महंगाई के हाथों पिस गया। लेकिन प्रैक्टिकली हम सारे के सारे टैक्सेस लगते हुए भी आम आदमी पर देखते हैं। उसमें मैंने कल भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ के जी भी हमने मुल्क बना दिए कि सारा कुछ IMF तो पाई जाने से।
ये किसकी सोवरेनिटी, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक बैंक किस तरह आपको डिक्टेट कर सकता है? ये हम करते हैं उनको। मैंने कल भी आपको कहा था कि ये नया प्रोपेगेंडा है जी। आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ ने कहा आपने मेरे से 1000 रुपये लिया, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा मुझे वापस कब करेंगी? आप कहती हैं मैं अपनी पेन बेच दूंगी, आप कहती हैं मैं अपना गिलास बेच दूंगी, मैं कहता हूँ पेपर, मैं गारंटी होगी आप मुझे मेरे सूद के साथ वापस करें। ये पहले ये क्लियर करें। आईएमएफ अगर आपको सजेस्ट करते हैं ना, उनकी एक अपनी इकोनॉमिक सेंस है, वो कहते हैं कि आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते। बुनियादी बात यह है कि आप कर्जों से मुल्क चला रहे हैं। आज एहसन इकबाल जो प्रोफेसर साहब है उसकी मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ना, आप समझेंगे शायद पता नहीं है अठवाड़ चलाई जा रहे हैं। 7500 अरब रुपए उसने कहा, आज अभी अपने टीवी टैलेंट की आप खबर सुन लें, 7500 अरब रुपए कर्जा देना अभी हमने। तो आपने कर्जे लेके कर्जे उतारने होते हैं, इसीलिए आप सूद उतारना होता है, मतलब कर्जा लेके सूद उतारने होते हैं। आज हमने बहु साहब जो असल कर्जे तो जाते ही नहीं है वहां के जो साहब बुलाए वो क्यों हमने उनको चूज किया? हमने 2 वजह से उनको चूज किया। एक तो वो इंटरनेशनल जो जिसमें मजा नहीं है पहना, वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। उसकी इंग्लिश राणे से थोड़ी सी मेरा लिए कम होगी, वो राणा तो खैर राणा ही है ना। इसकी हमने एक ऐसा बंदा 5 दफ़ा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पे हुक्मरान रही है, 5 दफ़ा मुस्लिम लीग नून रही है, और एक बंदा नहीं ला सके जो नेगोशिएट कर सके, गोरे बंदे जिसकी नीली आंखें होती हैं, उससे इंग्लिश से बात कर सके कि बाबा जी सान कर्जा दे दो। एक बंदा हमने ढूंढा है। ये हालत है हमारी। तो एक ये वजह। दूसरी वजह है कि कहीं ना कहीं स्टेट को एक और चीज़ समझ आई है, वो ये चीज़ समझ आई है कि जब पॉलिटिकल फिनेंस वाला बंदा आता है ना, वो आके कोई ना कोई डर जाता है। बस मिसाल के तौर पे आप देखें नून लीग, आप कुछ कहाँ से कहाँ बात लेके जाने, आप देखें नवाज शरीफ पीछे है, क्योंकि नवाज शरीफ असली है या जैली है। ऑन दी फेस ऑफ इट जो परचून वाले दुकानदार हैं, व्हाट इज़ पाकिस्तान? आप गाड़ी चलाएं लाहौर से और आप पिंडी तक जाएं, सारा जीटी रोड गया जी, दुकानदार दुकानदार दुकानदार। हम क्या है पाकिस्तान और करते ही कुछ नहीं है, यहाँ बच्चे पैदा करती हैं, दुकानें चलाते हैं। अच्छा, अब इतने परचून फरोश बंदा है, ये बंदा अंग्रेजी में उनसे जाके कभी इन पर टैक्स लगाओ, ये कहानी है। क्योंकि दूसरा भी एक एरिया था वो प्रॉपर्टी डीलर का, हर बंदा यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बना, दाल रोटी को मारा है। तो ये बंदा अंग्रेजी में जाके उनको समझाएगा कि हम परचून से पैसे बढ़ाएंगे, अब हम जाके प्रॉपर्टी डीलरों से पैसे बढ़ाएंगे। ये 2 एरिया से नवाज शरीफ रजिस्ट करता था, नवाज शरीफ पॉलिटिकल वजह से करता था। तो मैं पॉइंट, तो फिर वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट कहाँ रह गई कि वो कह रहे हैं जब उनको पता है कि सब्सिडी देने का कोई मेरा आर्गुमेंट ये सारी आपके लिए अल्फाजी है। मैं कोई दानिश्वर आदमी नहीं, कॉमन सेंस की आप बता सकता हूँ। उस्मा, इस बिजली की कीमत में, इस पेट्रोल की कीमत में, इस गैस की कीमत में पाकिस्तान जो मर्जी आप कर लें पास नॉर्मल नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लें, IMF आप अंग्रेजी बोल लें, दानिश्वर को ले आए, इस जितनी आपकी इनकम है ना, उससे आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लिख लें, मेरे साइन करा लें। तो फिर हल क्या है राणा साहब? हल ये कि तो मलक अपनी इंग्लिश इंप्रूव करे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के राणा साहब से पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है तो यही है, वो इसमें है कि मलिक साहब अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। अच्छा, वैसे मैं मलिक साहब ऐसे ही ज़रा थोड़ा माहौल संजीदा हो गया। एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि 1960 में कांगो आज़ाद हुआ, तो फ्रांस ने अपना सफ़ीर कांगो भेज दिया। वो एक दिन सफ़ीर जंगलों में जा रहा था, तो आगे से उसने देखा कोई लोग खड़े, तो उसने कहा शायद मेरा इस्तकबाल करें। वो गए तो वो आदमखोर कबीला था, उन्होंने सफ़ीर साहब को तल के खा लिया। अच्छा, इसराइल, जब वो फ्रांस को पता चला ना, तो फ्रांस बहुत गुस्से हुआ, उसने पता नहीं कितने अरब डॉलर का जुर्माना कर दिया। अब वो कांगो वाले कहें जी हमारे तो घर खाने को नहीं, बड़ा सोच के आखिर उन्होंने ख़त लिखा फ्रांस की हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास पैसा वैसा कोई नहीं, आप ऐसा करें कि हमने आपका सफ़ीर खाया था, आप हमारा सफ़ीर खा जाए। क्या सॉल्यूशन है? तो मेरा यही सॉल्यूशन मेरा ख्याल है इसमें भी एक और सुन लेना टर्निंग पॉइंट, कि IMF अगर वाकई ये चाहती है कि हम सर्वाइव कर जाएं, तो हमारे जितने ताकतवर लोग हैं, इनके पैसे स्विस अकाउंट्स में हैं, इनके पैसे ब्रिटिश बैंकों में हैं, अमेरिकन बैंकों में हैं, खलीज के बैंकों में हैं, सबसे बड़ी UAE में इन्वेस्टर्स हम हैं, ठीक है। हमारे पैसे क्या कहते हैं सऊदी अरब में मिलों में हैं, अब हम मलेशिया और बांग्लादेश में भी लगा रहे हैं, और हमारे वो फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है वो एक खुफिया, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और वो बड़े बड़े लोगों के सामने आ रहे हैं। एक दफ़ा इन सारे अकाउंट्स को अगर आप सीज कर दें ना,
तो मामला सीधा हो जाएगा। वो हमने उनका सफीर खाया था, वो हमारा खा जाए, बस खत्म हो गई ठीक है। बात। मलिक साहब आपके पास क्या हाल है, क्योंकि राना साहब के पास तो हालिया है कि सारे अकाउंट सीज राना कर साहब दें का और तो बड़ा उनकी हाल है। दौलत जो है वो मेरे पास वापस एक लें। छोटा सा देखें, चीज़ें समझने वाली होती है। मैं हफीज़ पाशा पासन के वजीर ख़जाना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कई दफ़ा उनसे इंटरव्यू किया, तो उनका कहना है कि 2000 अरब, ये राना ने बड़ी अच्छी बात की है, ये गाड़ियाँ मुझे बता दें, आप दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी स्टेट ले लें, वो इतनी गाड़ियाँ आप दिखा दें। यहाँ तो ये होता है कि अपना बेटे साहब ने अपना मरी की सैर करनी है तो अब्बा जी की गाड़ी है, बल्कि दोस्तों को भी लेके जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। मुझे याद है एक ज़माने में जब हम प्रिंट अखबार में थे तो हर हफ्ते खबर हम छापते थे कि जनाब किसी अच्छे स्कूल के आगे देखना 100 गाड़ियाँ खड़ी, उसमें ग्रीन जो थी ना 85 ग्रीन होती थी, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये दुनिया का कौन सा रेलवे ऐसे है जिसने सर्विस दे दी है, रेलवे वाले को फ्री पास है, तो बिजली पासन को मिलती नहीं, लोड बिजली वाले को मिलते हैं। तो जो सिंपल सा पॉइंट है ना, मैं 3 आपको चीज़ें अभी आसानी से बता रहा हूँ। हफीज़ पाशा का कहना है कि ये जो हुक्मरान तबका है ना, जिसको अशराफिया बोलते हैं या जेंट्री इंग्लिश में बोलते हैं, वो 2000 अरब के तो अपनी दिहाड़ी लगा लेता है। ये जिस तरह की चीज़ें राणे ने मेंशन की, ये टोटल गलत है हमारी। 2000 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, 4000 और तकरीबन 6-7 हज़ार अरब आप सिर्फ गैस और बिजली ये जो खरीद के बेचती है ना हुकूमत, इससे हमें पड़ते हैं। 6 से 7 हज़ार अरब की मैं बात करूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस IPPs के होते, इस बिजली के निज़ाम के होते पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता। इट हैज़ बिकम ए जेल। भाई ये 90 रुपए का यूनिट लेके जा रहे हैं, और आपके लिए ये भी, आप किसी ने आपको ये भी नहीं बताया कि पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये कि अगर आप शमसी तवानाई बनानी शुरू कर दें ना, सस्ती बिजली, तो वो अजाब फिर वहीं का वहीं है, क्योंकि हमने उनको लिख के दे दिया, हमने आपको एक जुमला अभी मलिक 6-7 साहब, साल के एक मुआहदे जुमला मजीद हैं। मलिक साहब, एक जुमला आपकी इजाजत से, कि जो IPP से मुआहदा है ना, उसके तहत हमें 12,000 मेगावाट बिजली मिल रही है, लेकिन चूंकि से उनसे हमारा मुआहदा 24 का है, तो हम पैसे 24 के ही दे रहे हैं। यानी यार जुल्म की इंतहा देखो यार, खुदा की कसम, कि जो चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे उसके भी पैसे दे रहे हैं। तो इन मुआहदों को रिवाइज क्यों नहीं किया पूरा जा पाकिस्तान बिजली बंद कर दे, सुबह दोपहर शाम। आज पाकिस्तान की सारी आप बिजली बंद कर दे, 1 रुपए की बचत नहीं होगी, क्योंकि फिर आपने उनको उतनी पैसे तो IPPs को देने देने। ये सलूट बनता है बेनज़ीर को, ये सलूट बनता है नवाज शरीफ को, ये सलूट बनता है शौकत अजीज को, ये सलूट बनता है मुशर्रफ को। इतनी खिदमत करके गए हैं पाकिस्तान की, कहीं का छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो इन मुआहदों को रिवाइज नहीं किया जा सकता? ये तो पाकिस्तान को 6-7 साल रहते हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल इदारों के पास जाना चाहिए। और बल्कि मैं आपको जाते जाते खबर के अंदर खबर दे दूं, इसमें से एक कंपनी थी, वो वर्ल्ड बैंक की अपनी कंपनी, उन्होंने यहाँ से मुआहदे करके IPPs भी लगाई हुई है। और दूसरी चीज मलिक साहब, हम इतने कमजोर लोग हैं कि मादनियात हमारी, मुआहदा हमारा, ठीक है, और हमें ही 8 अरब डॉलर जो है जुर्माना हो गया, हमें ही हो गया। अंदाजा करें। शुक्रिया, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोताही तो हमारी है ना, क्योंकि अगर हमारे पास इतने वसाइल हैं तो उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर हमें आना चाहिए, और इससे मुतालिक जो फैसले हैं वो भी बड़े सोच समझ के करने चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।